हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेशन 16 तक है वो आपने सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। और साथ ही साथ जो अन्य कक्षाएं भी होती हैं उनको भी आपने अध्ययन किया होगा, क्योंकि रीट के लिए आपको बेहतर तैयार होके जाना है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है जब आपकी कंपटीशन ज़्यादा हो। ठीक है, तो आज हम अभ्यास प्रैक्टिस सेशन 17 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन 17 स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको आराम से देखिए और जो क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी में आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मैं अलग से भी करवा दूंगा, बट ये प्रैक्टिस सेशन जरूरी है, इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिस सेशन लिया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है, चलिए पहला क्वेश्चन से बात करते हैं। आपके विद्यालय की समय तालिका निर्माण होना आवश्यक प्रतीत होता है। अच्छा जी, मतलब आपकी निर्माण होना आवश्यक प्रतीत होता है। इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। यह पाठ्यक्रम पूरा कराने में मदद करेगा, तो पाठ्यक्रम पूरा कराने में मदद नहीं करती समय तालिका। इससे छात्रों को पढ़ने में मन लगता नहीं। यह शिक्षण को सरल बनाता नहीं, सिर्फ ये एक काम करता है कि आपके कार्यक्रम को उपयुक्त विभाजन में संभव कर देता है कि आज ये काम होगा और इस तरह से काम होगा ना। ये विभाजन करता है कि आपको कौन सी क्लास में कब क्या भेजना है ना, तो टीचर के अकॉर्डिंग कार्यक्रम को विभाजन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या यह क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए। आप क्यों आवश्यक मानते हो, ये आपसे पूछा गया। जिससे छात्र उसे प्यार कर सके, विद्यालय में शांति रहे, जिससे छात्रों एवं अध्यापक में मधुर संबंध बने रहे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी मतलब प्यार करने से मतलब ये है कि जो छात्र है और अध्यापक है उनके बीच कॉम्बिनेशन बना रहे और दोनों एक दूसरे से क्या हो, रुष्ट ना हो और उनके बीच मधुर संबंध रहे। आप छात्रों के लिए खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं। छात्राओं के लिए खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक क्यों समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल कूद की क्रियाओं से रिलेटेड। इससे वह सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकेंगे, इससे वह उचित संवेगों का विकास कर सकेंगे, शारीरिक विकास उचित ढंग से कर सकेंगे या उपयुक्त सभी। तो ये क्रियाओं से आपको सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा। एक तो सृजनात्मक विकास आपके अंदर होगा, ठीक है, उचित संवेगों का विकास होगा और शारीरिक फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो तो होगा ही होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस प्रकार ध्यान देंगे। यानी पहले आप किस पे ध्यान देंगे। वरीयता का मतलब है कि क्रम वाइज करते हैं हम, तो पहले किसको लेंगे। विद्यालय का वातावरण सुधारेंगे, भवन को सुसज्जित करेंगे, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, छात्रों के व्यवहार की उचित दिशा देंगे। तो सबसे पहले काम ये होता है कि अध्यापकों को पढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेन जो प्रमुख कार्य है वो आपका स्टार्ट होगा। अगर मान लो कि पढ़ाने पे अच्छे ध्यान है टीचर, तो वातावरण भी वातावरण सुधर जाएगा और उसके बाद छात्रों की जो उचित दिशा है वो भी मिल जाएगी। तो बाद में भवनों को क्या है, सुसज्जित किया जा सकता है। शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए। अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, छात्रों से दोस्ती करनी चाहिए, छात्रों को नोट्स लिखाना, उपयुक्त सभी। तो सभी ऑप्शन में आप सभी से पता है कि जो नवीन पुस्तक छपती है या फिर नए विषय की नई बुक्स आती है उनके ऊपर आपका अध्ययन होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, शिक्षक को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा। उनको विशेष पारितोषिक देना, उनका नाम समाचार पत्रों में देना, उनके वेतन में वृद्धि करना, उनकी प्रशंसा करना। देखिए, शिक्षकों के अच्छे शिक्षण हेतु उसको एक ही चीज कर सकते हैं कि उनके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। अब जैसे इंक्रीमेंट लगता है, गवर्नमेंट कर्मचारी के जो है इंक्रीमेंट लगता है। अगर उनको बोल दिया जाए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको इंक्रीमेंट दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे बताओ कोई ऐसा टीचर होगा जो नहीं पढ़ाना चाहेगा। सारे अपने सब्जेक्ट की अच्छे से पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, सारे एक दूसरे मतलब ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सरकार ने अभी तक स्कीम लागू नहीं की है, इसलिए आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उनके वेतन में वृद्धि करना एक प्रोत्साहन होगा। प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि आप क्या करोगे। घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी विद्यालय में नौकरी करना। देखिए, आपके मनोवैज्ञानिक का टेस्ट ऐसे लिया जाएगा, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना, या फिर आपका किसी भी विद्यालय में शिक्षण। तो मेरे हिसाब से सभी को यही आंसर करना चाहिए, किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना, क्योंकि आप टीचर हो। आपको जगह परिवेश उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि आपको स्टूडेंट होने चाहिए आपके पास पढ़ाने वाले, तो वही आपका काम है। अगर मान लो कि सारे यही सोचते हैं कि हमारे गांव में ही रोटी आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। सबसे पहले बताओ, अब लोग शिकायत करते हैं कि पहले इधर भेजते हैं, उधर भेजते हैं, बाड़मेर भेजते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मान लो कि बेरोजगार जो इंसान है वो कहीं पे जाके काम करता है, ये आप मानते हो कि कहीं पे भी जाके काम करता है, तो टीचर क्यों नहीं कर सकता? बताओ, टीचर क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, टीचर को आर्थिक मतलब जो युवा वर्ग अभी जो लगेंगे, उनकी तैयारी ज्यादा होगी पीछे वाले टीचरों से। पीछे वाले टीचर तो इतना ज्यादा पढ़ा सकते, तो ये बताओ कि इतनी वैकेंसीज कम होती नहीं। तो आप मुझे युवा वर्ग को वहां पे डाला जाता है, तो एक तो समझ आती है, एक तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। जो शिक्षक है उनका डेवलपमेंट ज्यादा वहीं पे होता है जहाँ पे बहुत कमजोर छात्र हो, उनको पढ़ाने के अंदर ही डेवलपमेंट आता है। बताओ, होशियार छात्र जो इंटेलिजेंट है उनको पढ़ाना आसान है? बिल्कुल आसान है। उनको पढ़ाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो समझ सकता है उनको पढ़ाना आसान है। तो उसमें शिक्षक का इतना रोल नहीं होता, शिक्षक उसे सिर्फ दिशा देता है। लेकिन उसके अंदर जब पिछड़े वर्ग में डाला जाता है, तो शिक्षक क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, स्टूडेंट का डेवलपमेंट करता है, उसका माइंड मैप तैयार करता है। तो ऐसे में सरकार यही सोचती है कि दूर जाता जहां पे नहीं जाना चाहते टीचर, लेकिन वहां पे ही आपकी असली परीक्षा होती है, और आपको जाना भी चाहिए। मेरे हिसाब से गांव में रहने का क्या मतलब है? मतलब आप गांव में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? इतने दिन से गांव में थे, आपने कुछ किया, मतलब ये हो सकता है, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। गांव और शहर, बात ठीक है कि आपके पास हो ज्यादा, आप अपनी सुविधा अनुसार देखते, आप सरकार की तरफ भी देखो ना कि आपको सुविधा लेना चाहती है सरकार। आप ऐसे पिछड़े वर्ग में युवा वर्ग को आप उठा सकते हो जहाँ पे बिल्कुल अशिक्षा है। अशिक्षा के बिना तो आपको पता है सारी चीजें अंधकार में डूबी रहती है, तो इसलिए आपको भेजा जाता है। इसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए ऐसी शिक्षा के लिए। ठीक है, आप अध्यापक के व्यवसाय में किस कारण से आए हैं? आपके अभिभावक चाहते हैं, आपका कोई व्यवसाय नहीं मिल गया, आपकी इस विषय में रुचि थी, आप अपने मित्र के कहने पर इसमें चले गए। ठीक है, सी, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी, ये आपको करना है। हालांकि ये कारण नहीं होता, ये प्राय कारण नहीं होता। ठीक है, ये कारण नहीं होता। ऑलमोस्ट जो लोग हैं, ये एक तो चाहते हैं कि व्यवसाय मिल जाए इसलिए जाते हैं, और बाकी तो कोई रीजन होता ही नहीं मेरे हिसाब से। रुचि तो बहुत कम, 10% ऐसे लोग होंगे जो टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं और उसी की तैयारी करते हैं। अदरवाइज तो सभी चीजें, मतलब ज्यादा वैकेंसी जाती है तो फॉर्म डाल दो। ठीक है, वो एक अलग बात है, उस पर हम कभी बात करेंगे। क्वेश्चन 9, आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे जिसमें आप बहुत अधिक धन कमा सके, जिसमें आपको ख्याति मिल सके, जिसमें आपको शांति मिल सके, जिसमें आपको खूब घूमने को मिले? तो आप उसमें जाओगे जहाँ पे जिसमें आपको शांति ज्यादा मिले, वो काम करने में भी आपकी रुचि होनी चाहिए, तभी आप जाओगे। आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से आपसे पूछा है, तो विश्वविद्यालय कुलपति तो पर जो नहीं होता, सरकार पर भी नहीं, रजिस्टर भी नहीं, एक विशेष आयोग पर होना चाहिए जो इनकी क्या है, नियुक्ति करता हो। जैसे आपकी नियुक्ति राजस्थान अजमेर बोर्ड है, वो करेगा, वही पेपर लेगा। ठीक है, वही समझता है, क्योंकि हमारे राजस्थान बोर्ड में राजस्थानी बोर्ड लगता है, और वही समझ सकता है कि टीचर कैसे चाहिए हमें, है ना। आज के छात्र में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है, सही बात है। आप अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत को कैसे विकसित करेंगे? कैसे विकसित करेंगे? उनको अपना उदाहरण देंगे, स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे, पुस्तकालय में अनिवार्य रूप से बैठने के लिए उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। तो डी आंसर हो जाएगा उनका, अच्छे से स्वास्थ्य
साहित्य उपलब्ध कराएंगे। एक तो ये चीज आप भूल जाओ कि आप अपना उदाहरण दोगे, आप अपना उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि आपका वक्त जो टाइम है ना, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज होती है। तो आपके वक्त में पता नहीं क्या था क्या नहीं था, आपके टाइम में मोबाइल भी नहीं था पढ़ने के लिए, आज मोबाइल अवेलेबल है। आपके टाइम में इतनी बुक्स नहीं मिलती थी आपको पढ़ने के लिए, आज पुस्तकालय अवेलेबल है। तो वो चीजें आपके टाइम का यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या है, क्वेश्चन पूछता है तो आप गलती कर सकते हो ना। आपके विचार से छात्र आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक शिक्षा ज्ञान कराना चाहिए। इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रखेंगे। छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। तो यही बात सही हो जाएगी कि छात्रों को अगर मान लो कि कोई खेलते टाइम चोट लगी तो वो कम से कम फर्स्ट एड तो कर ही सकता है ना। प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क में किस सीमा तक स्थिर रह पाएगा, इसके लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। छात्रों में प्रतिदिन गृह करने कार्य करने को दिया जाए। प्रति सप्ताह छात्रों से लिखित परीक्षण लिया जाए। छात्रों को पढ़ने के बाद प्रतिदिन 5 मिनट का छात्रों का परीक्षण लिया जाए। पढ़ते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न पूछे। तो इसमें क्या है, पढ़ते समय अध्यापक क्या करे, प्रश्न पूछे बीच बीच में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पर्यटन विधि। सबसे ज्यादा क्या उपयोग करना चाहिए, तो उसे प्रोजेक्ट विधि का, क्योंकि साइंस जो है ना उसको दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्रैक्टिकली आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप प्रोजेक्ट विधि का उपयोग कर सकते हो। और आजकल तो गवर्नमेंट हर चीज अवेलेबल करवाती है आपके स्कूल में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट भी मिले। अध्यापक को छात्रों को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न पूछें। बच्चे उनसे प्रश्न पूछे, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछेगा सर ये क्या होता है, तो इसमें आप बोलोगे वाह ये बढ़िया है, ये पढ़ाई करता है इसलिए क्वेश्चन पूछता है। उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकते हो आप, तो इससे और भी बच्चे प्रश्न पूछेंगे। क्या आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों का उनके नाम से पुकारना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों। यदि हाँ तो क्यों, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे। मान लो कि बीच में प्रश्न पूछता है, उससे क्या प्रतिक्रिया कर दोगे, आप उन्हें डांट कर बैठा दोगे, तो ये तो ए ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। उन्हीं छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जो पढ़ने में होशियार है, नहीं। आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। डी भी ऑप्शन गलत हो गया, तो लास्ट बचा वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या कि आप उन सभी प्रश्नों का आंसर स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित है। यानी आप भी आप लेसन कोई पढ़ा रहे हो तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और बता देंगे, है ना। आप आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बात कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे, तो आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में जो गलती है वो रुचि नहीं ले रहे। क्या है कि आपके कहीं पढ़ाने में गलती है जिससे बच्चे रुचि नहीं ले रहे, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है। शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है, तो अध्यापक नवीनतम ज्ञान समझने में समर्थ रहते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नवीनतम ज्ञान आता है उसको समझने में समर्थ रहते हैं। सतत शिक्षा का मतलब है लगातार शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए। जो प्रौढ़ है यानी जो युवावस्था से ढल चुके हैं उनको प्रौढ़ अवस्था में शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए, किसे सौंपना चाहिए। तो ऐसा सरकार एवं निजी तंत्र को सौंप सकते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापकों की प्रोन्नति यानी जो आपका प्रमोशन होता है का आधार क्या होना चाहिए, उनका आधार क्या होना चाहिए। नौकरी की अवधि पर नहीं, प्राधान्य की इच्छा पर नहीं, छात्रों के मध्य उसका स्थान नहीं, पिछले उसके पिछले वर्षों में शैक्षिक अभिवृद्धि को। तो ये सही बात है कि आप जितना पढ़ा रहे हो उससे इफेक्ट कितना पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, प्रमोशन। छात्रों को उनके छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए। उन्हें दंड देकर नहीं, दंड देकर नहीं होकर उन्हें समझाकर उन्हें विद्यालय से नि, निकासित नि,
निष्कासित करवाकर, उन्हें अपमानित करके तो हम कैसे रोक सकते हैं उन्हें? उन्हें उन्हें समझाकर हम रोक सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताओ, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, ना पढ़ना है। अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, उसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की हो? 1 वर्ष के लिए, जब तक रिटायर ना हो, 5 वर्ष के ठेके के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो आपको ये ऑप्शन दिया है, तो आपका क्या होना चाहिए? 5 वर्ष के ठेके के लिए, ठेके पर। तो ये ऑप्शन में दिया है, हालांकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हर अध्यापक क्या होना चाहता है, स्वयं में एक आत्मनिर्भर होना चाहिए और निश्चिंत तो होना चाहता है। लेकिन आजकल की शिक्षा के ऊपर क्या है, सवाल ऐसे उठेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टडी आएगी और आपको झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सुझाव बार बार आ रहे हैं, अभी तक लागू नहीं हुए, लेकिन लागू हो जाएंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पढ़ा नहीं रहे। सीधी सीधी बात यही है, जो पीछे के टीचर हैं वो बहुत परेशान करते हैं सरकार को, पढ़ा रहेंगे, इफेक्ट नहीं आ रहा। स्टूडेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में कम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस है वो ऐसे ही जा रही है, टीचरों को मिल रही है तनख्वाह इतनी ज़्यादा। तो आगे से ध्यान रखने की, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये दिन आ जाएगा आराम से, 5 वर्ष के ठेके पर दिए जाएंगे टीचर, और आपको पता है कि पढ़ाने वाले जो, देखो कंपटीशन फाइट करके जो लगते हैं उनसे भी बेहतर टीचर मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में जो अभी जो टीचर हैं उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और धीरे धीरे उनका ज्ञान, क्योंकि आजकल ये चलता है ना कि पेपर निकालना है, पढ़ाना एक अलग चीज होती है, पढ़ाना एक पैशन होता है, ठीक है, और पेपर निकालना एक अलग चीज है। पेपर निकालना क्या होता है, पढ़ के एबेसेड जो ओमार सीट होते है उसको फिल करके हम निकल सकते हैं, लेकिन पढ़ाना जब बोर्ड पे जाके आप सामने पढ़ाते हो तब दिक्कत आती है। फिर बाद में धीरे धीरे सरकारी फिक्स हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद यही सोचते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें कोई निकाल नहीं सकता, तो वो धीरे धीरे इस चीज को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके हाथों में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के सुंदर, सॉरी, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? कैसे विकसित करेंगे? समय चक्कर में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाएगा। जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देना, पुस्तकों के महत्व पर भाषण देना, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। ये आप डी ऑप्शन कर सकते हो कि आप छात्रों के साथ स्वयं बैठ जाएंगे और पढ़ने के लिए, रुचि बनाने के लिए। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? अध्यापक को व्यवहार सद्गुणों पर आधारित हो, सद्गुणों की आवश्यकता है, महत्व पर भाषण देके, सद्गुणों छात्रों को पुरस्कृत करके, दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देके। हम क्या कर सकते, दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन अध्यापक अपने सद्गुणों पर आधारित जो है उनको, छात्रों को सद्गुण का विकास कर सकता है। आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने को कहा जाए तो आप किसका चयन करोगे? आप किसका चयन करोगे? पुलिस, क्लर्क, अध्यापक, फौज। तो आपको तो पता ही है, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है अध्यापक आप चयन करोगे। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेंगे, जिससे आपकी, जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा, यानी आपसे पूछा है कि आपको शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं, तो जिससे आप बच्चे आपकी प्रशंसा करें, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें, जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकें, आप बच्चों को अनुशासन रख सकें। तो आपको सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें, कि अगर मेरा पढ़ाना काम है तो मैं अच्छे से पढ़ाऊं। आपका पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा गया, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? कि आपको अगर मान लो कि सिलेबस बनाना है तो आप किस बात का ध्यान रखोगे? पाठ्यक्रम खूब कठिन हो, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे, पाठ्यक्रम सरल हो, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है। यानी आप क्या करोगे, डी ऑप्शन करोगे कि पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होना चाहिए, ये बस ऐसे बोल दे कि ये 4 क्वेश्चन आएंगे बस यही है आपके फिक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है, आपके ऊपर इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो प्राथमिक स्तर से शुरू करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्राइमरी टीचर बन रहे हो तो ये आपके हाथ में कि आप कैसा स्टूडेंट भेजोगे आगे, जो अपर प्राइमरी स्कूल होगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि 1 से 5 तक की बागडोर आपके पास है, और 6 से 8 की जो है लेवल 2 के पास होती है, और 8 से 10 क्या होती है, सेकंड लेवल के पास होती है, और 10 से 12 किसके पास होती है, फर्स्ट ग्रेड के पास। पहली चीज समझो कि अगर 1 से 5 अगर बच्चा स्ट्रांग है तो यहाँ पे भी स्ट्रांग ही बनेगा,
लेकिन अगर ये वाले टीचर खराब होंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे इतनी यहाँ तक पहुंच गया तो उनकी समझ डेवलप हो जाती है और फिर आगे वो कंटिन्यू कर पाते हैं ना। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आगे 18, 19, 20 भी आपको देखने को मिलेगा। आपके 20 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे 26 जनवरी से पहले पहले, और बाकी की सिलेबस भी चल रहे हैं तो उनका भी इंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।